हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है यूपीएससी की हिस्ट्री में, जहाँ पे यहाँ पे कट ऑफ जो था 75 मार्क्स तक चला गया था। एंड मैं आपको बताती हूँ, ये पेपर मैंने खुद ने अटेम्प्ट किया था एंड मेरे जो थे यहाँ पे कट ऑफ से अप्रॉक्स 15 मार्क्स अबव आए थे। तो मैं किस तरीके से ये काम कर पाई थी कि इतने टफ पेपर में भी मैं कट ऑफ से 15 मार्क्स अप्रॉक्स ऊपर लेकर आ गई थी। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है मैं आपके साथ इस पेपर में डिस्कस करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व किया था। मैंने किस तरीके से अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स और नॉलेज दोनों को साथ में अप्लाई करते करते यहाँ पे मैं अप्रॉक्स 90 मार्क्स तक स्कोर कर लिया था, जहाँ पे 75 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत टफ हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो था, ये मेरा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से था ये पेपर। यहाँ पे बस आप मुझे फॉलो करते जाइए। ये हमारी एलिमिनेशन टेक्निक का 35th पार्ट आ चुका है। बाकी के 34 पार्ट्स जो है आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। पूरे 34 पार्ट्स में मैंने आपको मल्टीपल टेक्निक्स बताई हैं, जहाँ पे आप अपना एप्टीट्यूड को यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से लिमिटेड नॉलेज से भी कभी कभी 50-50 पर पहुंच सकते हैं, और मल्टीपल टाइम्स आप डायरेक्ट आंसर पर भी पहुंच सकते हैं। और मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, ये एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है आपको +20 या 25 मार्क्स दिलवाने का हेल्प करेंगी। बाकी का मार्क्स जो है आपको अपनी नॉलेज से ही लेकर आना है। तो प्लीज कोई भी अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को ना छोड़िए। एनसीईआरटीज को, आपका लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, आपको सभी चीजें बहुत डिटेल में स्टडी करनी है, तभी आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी लगा पाएंगे। बिना उसके ये सब चीजें किसी काम की नहीं। तो पढ़ाई तो सबको बिल्कुल करनी ही करनी है, उसको अच्छे से जाके रीड करिए, जितना अच्छे से हो सकता है उतना करिए। तो ठीक है, यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे मैक्सिमम वो क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करना बहुत ईजी था। मैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड करूंगी जो प्योरली नॉलेज के बेसिस पे थे, क्योंकि नॉलेज जो है वहां पे मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज अप्लाई हो सकती थी। देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। Some microorganism can grow in highly acidic environment with a pH below 3। देखिए, सब जगह कीवर्ड जो है सम है। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो पूरे हमें हमारे इकोसिस्टम में मिल ही जाएगा जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मैंडेटरी कोई वर्ड दिया गया है। जब भी इस तरीके के लाइट वर्ड्स होते हैं कि सम है, तो यहाँ पे जो होता है आपको ऑल थ्री के साथ ही जाना है। आप इस चीज पे गांठ मार लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो इकोसिस्टम में ऐसा मिल ही जाएगा। यहाँ पे प्लीज जाके अपना एक्स्ट्रा नॉलेज अप्लाई मत करिएगा कि देखो हमने कुछ पढ़ा था, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे कोई नहीं हो सकता तो कोई हो भी सकता है, और उसके बारे में हो सकता है आपको नॉलेज ना हो। तो जब इस तरीके के कीवर्ड्स हो तो डायरेक्टली यहाँ पे आप ऑल थ्री मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। Which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or log of wood? देखिए, यहाँ पे जो था, मैंने एक टेक्निक बताई हुई है अपने पहले की वीडियोस में भी, वो आप उन पूरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो फिशिंग कैट है, हम अपनी पूरी स्टडी में सुनते रहते हैं हाँ, फिशिंग कैट कौन है, ऑटर कौन है, स्लॉथ बियर कौन है। हम सबने इनको मल्टीपल टाइम सुना होगा, बट ये जो वर्ड आया ओरंगुटन, ये किसी ने नहीं सुना होगा। आई थिंक पेपर में जाके मल्टीपल स्टूडेंट्स ने पहली बार सुना होगा। उससे पहले आपको नहीं पता होगा कि ओरंगुटन कौन सा स्पीशीज है, यहाँ पे कौन सा एनिमल है। अगर यहाँ पे एग्जामिनर ने कोई इतना टफ वर्ड डाला है तो मतलब ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्टेड है, ये कीवर्ड जो अपने आप उसके माइंड में नहीं आया, और यही जो है इसका आंसर होता है। ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया, ये 2020 के भी पेपर में अप्लाई हो रहा था, 2021 में भी ये ट्रिक जो है अप्लाई हो रही थी, जहाँ पे रिवर्स के ऊपर पूछा गया था कि सांची स्तूपा, सॉरी वहाँ पे स्तूपास दिए गए थे और पूछा था कौन सा स्तूपा कौन से रिवर से पास होता है। तो वहाँ पे एक वघोर रिवर करके दिया था ऑप्शन। आप जाके 2021 के पेपर में से चेकआउट करिएगा, वहां पे भी इस तरीके से ये सब चीजें अप्लाई हो रही थी। अब देखिए, ये आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली जो पॉल्यूशन के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, वहां पे यूपीएससी अब एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि वो ऑल 5 देने की बजाय ना एक या दो को गलत बनाता है पेपर में, जो मैंने मल्टीपल ओवर द ईयर्स देखा है। पॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में, मैं साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में नहीं बोल रही, जब भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा वहां पे तो आपको ऑल 5 मतलब जो भी ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करके आना है। बट जो पॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां पे जो होता है ये कहीं ना कहीं किसी एक या दो को गलत बना देता है।
बट अब यहाँ पे इसने एक को गलत बनाया है, दो को गलत बनाया है। देखिए जनरली होता है जब 5 दिए गए होते हैं ना, तो वहां पे वो किन्हीं 3 को सही बना रहा होता है और 2 को गलत। और जब 4 दिए होते हैं तो यहाँ पे भी 3 को सही कर रहा होता है, किसी एक को गलत कर रहा होता है। जनरली मेथड ये फॉलो होता है कि 4 में वो 2 को गलत नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे आप ओनली 3 के साथ जाते हैं ना, तो आप एक सेफ पोजीशन में होते हैं। ये पॉल्यूशन वाले में ऑल फोर मार्क करना जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली आंसर ये नहीं आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी जाके देख सकते हैं, 2020 से यूपीएससी ने ट्रेंड स्टार्ट की है कि यहाँ पे आंसर जो है सब में नहीं होता, किसी ना किसी एक को गलत किया जा रहा होता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जब 5 दिया गया हो, अगर ओनली 1 ओनली 2 है तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, तो आप 3 मार्क करके आ सकते हैं। और 4 में भी आपको 3 ही मार्क करके आना है। तो इससे एक हाई चांस हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आपके सही होने के चांसेस ज्यादा है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ। Interest income from the deposits in infrastructure investment trust distributed to their investors is exempted from tax, but the dividend is payable. ठीक है। InvITs are recognized as borrowers under the SARFAESI Act. ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में जो चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको एक स्टेटमेंट देते हैं पर्टिकुलर, फिर वहां पे जो आपको कॉमा लगा के, एंड लगा के, बट नॉट लगा के, एंड नॉट लगा के, बट लगा के कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज को ऐड कर देते हैं, और वहां पे ये लोग पेपर में जनरली इशू को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी यही चीज करी गई है कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इनविट्स के अंदर जो है इन्वेस्टर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट उनको डिविडेंड उनको टैक्सेबल हो। तो यहाँ पे ना जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करी जा रही है, यहाँ पे स्टूडेंट को घुमाया जा रहा है। ये टेक्निक मैंने आपको कल की वीडियोस में भी मल्टीपल टाइम्स फॉलो करते हुए बताई थी कि कैसे एक स्टेटमेंट देके फिर एंड नॉट लगा के, बट नॉट लगा के, एंड या बट लगा के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। तो अगर आप ये सिंपल सा टेक्निक यहाँ पे फॉलो करते तो आपका जो था स्टेटमेंट 1 जो था यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता। और इन स्टेटमेंट्स की खूबसूरती यही होती है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले में कि अगर आपको एक का भी पता चल गया कि इनकरेक्ट है, तो आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो आप सीधे यहाँ पे आंसर डी पे आ जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, फिर से आपको किसी एक को रिकॉग्नाइज करना है। इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैव कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स कंडक्ट किए हैं। Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy. यार देखो दोनों ही कितने जनरल है, यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है। मैंने आपको बोला था आपको आइडेंटिफाई करना है कि जनरल स्टेटमेंट है या फिर ये फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है। दोनों ही जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि ठीक है पोस्ट पैंडेमिक जो है इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए, हम सबको पता है, हम सब न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे एक बार इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया गया था, उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए। और ये क्या है, ठीक है सेंट्रल बैंक ने यही सोचा होगा कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। दोनों सेंस बना रहे हैं आपस में, कुछ भी यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम नहीं दिया गया, कोई नाउन नहीं दिया गया, कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। अब दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप सीधे सीधे ए मार्क कर देते। ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में जहाँ पे आप ये सोचते कि अरे ये चीज गलत हो सकती है, ये चीज गलत हो सकती है। ठीक है, हाँ सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से हर चीज कंट्रोल करता है, तो ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी लिखा गया है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ बहुत एक्सट्रीम दिया गया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं ये वाला, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है हमें पता है इट इज वन ऑफ द, लिखा है यहाँ पे, ये तो लिखा नहीं इट इज द ओनली टूल, ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं दिया गया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड। ठीक है, हमें पता है कार्बन मार्केट्स को यूज किया जाता है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, बात हम सबको पता है यहाँ पे। कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, कार्बन मार्केट्स जो है यहाँ पे रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर से स्टेट की तरफ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे पैसा जो होता है, जो भी उसका उसने पॉल्यूशन क्रिएट किया होता है, उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास मतलब जो हमारी स्टेट है, यहाँ पे आप सेंटर और स्टेट में कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट से यहाँ पे मतलब है जो गवर्नमेंट है हमारी, उनके पास पैसा जाता है जो भी उन्होंने पॉल्यूशन क्रिएट किया होता है। तो ठीक है रिसोर्सेज वहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, बट क्या आपको लग रहा है कि इसको एक्सप्लेन कर दे रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि मोस्ट वाइड स्प्रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑल तो दोनों बहुत इंडिविजुअली सही है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। देखिए ये जो है ना ये कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड है, यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आपको ये बहुत सब पूरे साल भर ये न्यूज में था, उस साल स्टेरलाइजेशन ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे थे पोस्ट पैंडेमिक जो थे, आरबीआई बार बार कर रहा था ये चीज, तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए था। तो इसमें तो यही है कि ठीक है आप कितना ऑब्जर्वेंट हैं, आपने अपनी मंथली मैगजीन्स अच्छे से करी है नहीं करी है, ये सब उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं पता था, इसमें कोई टेक्निक नहीं लग सकती। अब आ जाता है कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट? देखिए कैपिटल मार्केट हम सबको पता है जो लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप ब्रैकेट कर लीजिए। ब्रैकेट का मतलब कि आप कि कौन से दो ऑप्शन जो है सेम उसमें जा रहे हैं, दो या तीन, और कौन से जो है उससे लाइक डिफरेंट बन रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट, हमें पता है दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। बॉन्ड मार्केट भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, स्टॉक मार्केट भी। अब आ जाता है कॉल मनी मार्केट, तो हम सबको पता है कॉल मनी मार्केट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, इस तरीके से यूज होता है। ट्रेजरी बिल मार्केट भी शॉर्ट टर्म होता है, लेस देन 1 ईयर का इसका टाइम लाइन होता है। तो ये कैपिटल मार्केट्स में नहीं आएंगे, तो आंसर यहाँ पे ओनली टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोस्टली नॉलेज भी आपकी यूज हो रही थी इस क्वेश्चन में, ये बहुत स्टैंडर्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन है, यहाँ पे बस और बस आपकी नॉलेज यूज हो रही है। और उसके साथ साथ थोड़ा अगर आप ब्रैकेट करेंगे, सेम ऑप्शन को एक जगह रखेंगे, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा बस आंसर आइडेंटिफाई करना। अब आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड? यार देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप देखो सेम टाइप के ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को देखो, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन इंडिया, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन इंडिया, और बाकी कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है जहाँ पे दो सिमिलर टाइप के ऑप्शन दिए होते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ही फिर यूपीएससी ने आगे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ी मचाई है, इन्हीं में से कोई एक आंसर है। और देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंसर जो होता है जनरली ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला क्या होता है, पहले सही ऑप्शन को लिख दिया, फिर जो नीचे वाला है ना उसको अपनी मन मर्जी से यहाँ पे फॉर्म कर दिया गया, कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले कॉमन सेंस को लगाते, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में आंसर ए होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले सही ऑप्शन को लिख दिया जाता है, उसके बाद उससे मिलते जुलते जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन को फ्रेम किया जाता है, ऑप्शन बी सी डी को। यहाँ पे भी अगर आप ये देखते कि ठीक है दोनों सेम सिमिलर लाइंस पे जा रहे हैं, उसके बाद जो पहला वाला होगा वो सही होगा और जो दूसरा वाला होगा वो मोस्टली फॉर्म्ड होगा। ये चीज जो ऑलमोस्ट 90% टाइम जो है सही निकल जाती है पेपर में जाकर। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप इस तरीके, बहुत टफ क्वेश्चन होता है ये कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड पूछ लिया, किसी को भी ठीक से नहीं पता होगा, बट अगर आप इस तरीके से जाके अपना वहां पे अपने ब्रेन को यूज करेंगे तो आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब देखिए ये आ जाता है 27। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइगर सीड्स। नाइगर इज कल्टिवेटेड एज खारिफ क्रॉप। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूजेस नाइगर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। यार देखो यहाँ पे जो एमएसपी और कौन सा राबी क्रॉप है कौन सा खारिफ क्रॉप है, इसका मैंने पूरा एक निमोनिक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सा क्रॉप खारिफ में आएगा उसके लिए निमोनिक्स कैसे यूज कर सकते हैं और आपको इजीली याद हो जाएगा, कौन सा राबी में आएगा उसके लिए आपके पूरा निमोनिक्स मैंने आपको बना के दिया हुआ है। आप प्लीज जाके हमारे पूरे वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आज वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, मतलब वहीं पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हर साल ये जो ये क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी के ऊपर पूछा जाता है ना, आपको याद करना बहुत ईजी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो बहुत इजी है कि हाँ सम ट्राइबल पीपल, मैंने बोला था जहाँ पे भी सम आ जाए तो आपको सोचना नहीं है, ये ऑप्शन जो है जनरली सही होगा। गवर्नमेंट जो एमएसपी देती है नाइगर सीड्स के लिए, अगर आपने थोड़ा भी एमएसपी क्रॉप्स को पढ़ा है तो आपको ये चीज पता हो जाएगी। जो मोस्टली लोग अटकेंगे वो यहाँ पे आके अटकेंगे कि ये राबी है खारिफ है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, उसके लिए आप जाके निमोनिक सीरीज को रेफर करिए। उससे जो है आपको अगर फ्यूचर में भी 2025 में भी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा उसे याद रखना। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑल थ्री। यहाँ पे खारिफ क्रॉप ही था, ये डेटा यहाँ पे नाउन जो था ठीक दिया गया था। तो देखिए आपको जो है इस तरीके से ये नॉलेज बेस हो जाएगा। मैं आप आज वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो। अब देखिए कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स। देखिए यहाँ पे फिर से आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस कोई भी घर से पढ़ के नहीं आता। इसमें से आ जाते हैं ब्रांड रिकग्निशन, इन्वेंटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स? इंटेंजिबल मतलब जो नॉन मूवेबल होता है,
कि ठीक है ये जो है ये आपका खुद का है, ये जो है कहीं पे ट्रांसफर करना इसको बहुत डिफिकल्ट है। देखिए इन्वेंट्री जो है सबसे पहले तो यहाँ से इन्वेंट्री कट जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री तो इंटेंजिबल नहीं है, वो इजिली मूवेबल है। यहाँ पे आ जाता है ब्रांड रिकग्निशन, हाँ ये इंटेंजिबल है, किसी का ब्रांड बन चुका है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हाँ ये भी आ जाएगा कि हाँ आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका आईपी है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो है, देखिए ये भी एक तरीके से आपका इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट से ही आप मल्टीपल लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये जो डेटाबेस जो क्रिएट होता है, जैसे आजकल बोला जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, तो ये आपके पास ये डेटा है क्लाइंट्स का, तो ये एक तरीके से आपका इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको अपना रोजमर्रा का जो होता है कि आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इससे ज्यादा ये नहीं है कि कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रिक है, नहीं, कुछ बस ग्रुपिंग करिए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए और आंसर पे पहुंचिए। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपने अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं पढ़े होंगे, बट वहां जाके आपको सॉल्व करने होंगे। अब आ जाता है ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, और इसमें से कौन से 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है कि उसने किस क्राइटेरिया को यूज किया। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन बहुत टाइम से न्यूज में था, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ लिया गया। यहाँ पे कोई भी टेक्निक नहीं है, आपको इसको याद करना बहुत जरूरी था। अभी जो है 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप पढ़ के जा सकते हैं, हो सकता है 16th फाइनेंस कमीशन से पूछ लिया जाए, बट ये प्योरली नॉलेज के बेस्ड पे क्वेश्चन था। यहाँ पे और कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि बहुत न्यूज में था, बहुत सालों से न्यूज में था, हर साल ऐसे बोला जाता था कि 15 फाइनेंस कमीशन से इस साल सवाल पूछा जा सकता है, नेक्स्ट ईयर पूछा जा सकता है, तो यूपीएससी ने 2023 में पूछ लिया था। अब आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। On how many of the above does UNOPS Sustainable Investors in the S3I initiatives focus for its investments? देखिए ऑल्दो इसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इसे कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग आ गया, हेल्थ केयर हमें पता है, रिन्यूएबल एनर्जी हमें पता है, बहुत गवर्नमेंट के फोकस पर होता है कि हाँ ठीक है। हाउसिंग और हेल्थ केयर तो बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बस ट्रांसपोर्ट ने लिखा है, मास, उसमें भी रैपिड, फिर ट्रांसपोर्ट, तीन यहाँ पे, मतलब उसके आगे दो एडजेक्टिव्स लगा दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्ट में भी मास ट्रांसपोर्ट चाहिए, रैपिड ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनमें से किसी एक को, जो इतना एक्स्ट्रा ऐड किया गया ना, ये फालतू में किसी ने यहाँ पे खिचड़ पिचड़ मचाई है कि ठीक है इस चीज को ऐड करते हैं, फिर जाके कोई आंसर फॉर्म करते हैं, और बाकी सब चीजें देखिए सिंपल है, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल, अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि कितना एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, बाकी सब तो डायरेक्टली वैसे के वैसे दिए गए, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, ऐसे ही बोला जाता है, बट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सुनने में भी कितना अजीब लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ जाता है, ये क्वेश्चन जो था बहुत टाइम तक कंटेस्टेड था कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए। यूपीएससी ने इसका आंसर जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया। देखिए यहाँ पे आज सच कोई ट्रिक नहीं अप्लाई हो सकती, तो इसमें मैं आपको नहीं बोलूंगी कि हाँ इसमें ट्रिक अप्लाई कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर आपको जो भी चीज वहां पे जाके लगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप करिए, अगर आपको नहीं आते तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, तुक्केबाजी मत करिएगा, अगर लग रहा है कि आते हैं तो कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन्स। ठीक है, देखिए ये ना 2021 के पेपर में भी पूछा गया था, ये होता है पीवाईक्यू का नॉलेज। अगर आपने 2021 के पेपर को ठीक से सॉल्व किया होता, वहां पे पूछा गया था कि प्रिजन्स जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है मैनेज करती है, यही सेम ऑप्शन था। अगर आपको वहां की नॉलेज होती तो आपको पता होता कि हाँ प्रिजन्स को स्टेट गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। अब आ जाता है इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन एक्ट 1894 व्हिच एक्सप्रेसिवली कीप्स द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है, प्रिजन्स के लिए जो है प्रिजन एक्ट दिया गया है। अब देखो मैंने आपको एक्ट्स में चीज बताई थी कि यहाँ पे जो एक्ट का नाम दिया गया है कोई बहुत रैंडम एक्ट है, प्रिजन एक्ट 1894। ऐसा नहीं कोई बहुत रिसेंट का कोई चीज बोली गई जिसको रॉन्ग करना इजिली पॉसिबल है। जैसे मैंने कल आपको इंडिया बांग्लादेश और ऊंध वाला एग्जांपल दिया था कल की वीडियो में कि इंडिया बांग्लादेश को चेंज करना कितना इजी है, और ऊंध वर्ड किसी के माइंड में नहीं आएगा।
ऐसे ही यहाँ पे प्रिजन एक्ट आ जाता है, बहुत नॉर्मल एक्ट नहीं है, नहीं सुना होगा किसी ने, तो जनरली ये है कि ये चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी गई है और यहाँ पे से प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर रखा गया था, ये बात करी जा रही है। तो ठीक है, यहाँ पे पहले भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर था और इंडिपेंडेंस के बाद भी इसको स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर रखा गया, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले पहले भी सेंटर के पास नहीं रखा गया, बाद में भी सेंटर के पास इसको नहीं रखा गया, दोनों टाइम इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में ही रखा जा रहा है। तो इससे जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे इसलिए। अब आ जाते हैं चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये है बहुत रिपीटेड पीवाईक्यू, ये 2020 में भी पूछा गया, 2021 के पेपर में भी पूछा गया और अब 2023 के पेपर में भी पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे चीफ पर्पस क्या होता है, टू डिफाइन द लिमिट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये इतना रिपीटेड पीवाईक्यू, ये होता है पीवाईक्यू का पावर। अगर यहाँ पे आपने पीवाईक्यू को ठीक से सॉल्व किया होता तो आप इजिली +2 यहाँ पे स्कोर कर लेते पेपर में जाकर। तो देखो पीवाईक्यू को इसलिए मैं कह रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि ठीक से सॉल्व करो, उसका नॉलेज अच्छे से गेन करो ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो पेपर में जाके। अब देखिए गाइस, ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं, हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, बाकी के जो है फिर हम अपने कल की वीडियो में देखेंगे। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसका आंसर जो था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो है पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2019 के पेपर में अगर आपने देखा हो जाकर, यहाँ पे जो था काफी सारी चीजें थी जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। आपको इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे लैंड राइट्स के बारे में बात हो रही थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही थी। तो प्लीज आप इस चीज को जाके थोड़ा डिटेल में पढ़िए, ये पीवाईक्यू का ही नॉलेज था यहाँ पे भी। देखिए मैं आपको बार बार कैसे दिखा रही हूँ कि पीवाईक्यूज किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं पेपर में। तो जो मैंने इस पेपर में जो मैं स्कोर कर पाई थी ना, ये मेरा पीवाईक्यू का नॉलेज था कि मैं यहाँ पे इजिली स्कोर कर पाई थी। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पहले भी यूपीएससी ने 2 से 3 बार पूछा है और यहाँ पे 2023 के पेपर में फिर से पूछ लिया। आपका यहाँ पे होमवर्क ये है कि आप जाइए और जाके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में स्टडी करिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं अप्लाई हो रही थी कि नहीं देखो ये अप्लाई कर लो वो अप्लाई करो। यहाँ पे बस और बस आपका नॉलेज अप्लाई हो रहा था, उसके अलावा कोई भी चीज अप्लाई नहीं हो रही है। तो आपको इस चीज को जाके आज अच्छे से स्टडी करना है। अगर आप चाहते हो मैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो मैं लेकर आऊंगी, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, एनसीबीसी, एनएचआरसी, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एनसीबीसी को जो था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया था, तो ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा न्यूज में था। आपको यहाँ पे इस बात में डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा बॉडी जो होता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है और कौन सा बॉडी जो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो आपको उस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस बना के यहाँ पे रखना होगा। देखिए बस एनसीबीसी था, 2022 के मेंस पेपर में भी एनसीबीसी पे सवाल पूछा गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस न्यूली दिया गया था। तो ये फिर से देखो यहाँ पे पीवाईक्यू आ जा रहा है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर जाके देखा होता, थोड़ा भी स्टडी किया होता, और बहुत न्यूज में था कि एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया। तो यही रीजन था कि यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछा गया एनसीबीसी के बारे में। एनएचआरसी है, हम पूरे टाइम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वहां पे पूरे कॉलम्स बने होते हैं कौन कौन से बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन से यहाँ पे स्टैट्यूटरी है। तो एनसीबीसी नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन है और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। देखिए जब भी आप लक्ष्मीकांत में आप पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे पढ़ते हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन आ जाता है, यूपीएससी आ जाता है, एसपीएससी आ जाता है, इस तरीके से बॉडीज आती है वहाँ पे कि वहां पे आपका एडवोकेट जनरल का आ रहा है। बट वहां पे कहीं पे भी आपने पढ़ा है ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, नेशनल लॉ कमीशन, वहां पे अगर आपको बस वो इंडेक्स भी याद होता है ना तो आप इस ऑप्शन को सही से कर लेते। और ये ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज था, तो यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज अप्लाई नहीं हो रही। बस लक्ष्मीकांत का थोड़ा सा वो इंडेक्स का भी नॉलेज होता है कि इंडेक्स में कौन कौन सी बॉडीज दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, और थोड़ा करंट अफेयर्स का पता होता तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्वेबल था। अब आ जाता है, इफ द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम्स बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। देखिए बार बार ये लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली उठाया गया है, ये आपका लक्ष्मीकांत का नॉलेज नहीं, एक्ट्स इनवैलिड नहीं होते।
ये आपका लक्ष्मीकांत का कोर नॉलेज है, इसलिए प्लीज स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़िए। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड। नहीं, ये बात भी डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में लिखी गई है। When a bill is presented to President of India, the Constitution prescribes time limit within which President has to declare his or her resign. नहीं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए बोलते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की पॉकेट जो है बहुत लार्ज है यूएस के प्रेसिडेंट की पॉकेट। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका नन हो जाएगा। देखिए ये जो था बिल्कुल कोर लक्ष्मीकांत है। मैंने लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरा सीरीज बनाया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में वीडियोस मिल जाएंगे कि आप 10 से 15 मिनट में जो है बहुत इजीली अपना काफ़ी सारा कंटेंट कवर कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया कि बस वहाँ पे वीडियोस 20-20 मिनट की रहे, उससे ज़्यादा की नहीं मैंने वीडियोस बनाई है। तो आप प्लीज़ जाके देखिए, ये जो है स्टैंडर्ड नॉलेज है आपके, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है गाइस, देखिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने आपके साथ अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो है हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप प्लीज़ इन वीडियोस को बार बार देखिए। मैं हर वीडियो में कम क्वेश्चंस इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे ये चीज़, आपको ये ना लगे कि एक साथ बहुत सारा बर्डन आ गया। डेली में जो है यहाँ पे अप्रॉक्स 20-20 मिनट की वीडियोस बन रही है। अगर आप 2x की स्पीड पे चला के देखेंगे तो बस आपको डेली के 10 मिनट देने पड़ेंगे और आपका काफ़ी सारा कंटेंट जो है यहाँ पे एक साथ कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो बाकी का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट है प्लीज़ जाके चेकआउट करिए ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी बन पाए। थैंक यू सो मच।